गुड इवनिंग टू ऑल। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने का। यहाँ पर जो अभी रिसेंटली इन्होंने केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस के साथ साथ अब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हुए हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और एक कह सकते हैं ओवरव्यू, जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 30/6/2023 को ये पॉलिसी इन्होंने जारी की थी इसी साल। अब पहले से अब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं न्यू पॉलिसी में उनको हम देखेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र एक ऐसा मुद्दा है कि मोस्टली अगर 1-2% टीचर को छोड़ दिया जाए तो बाकी 98-99% टीचर सब अपने घरों से दूर उनको पोस्टिंग मिली हुई है। तो हर कोई अपने घर आना चाहता है, हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। तो एक ट्रांसफ़र एक ऐसी उम्मीद होती है केवी टीचर्स में कि भाई कब वो अपने घर पहुँचेंगे, कब वो अपने नज़दीक के विद्यालय में पहुँचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू होता है केवीएस के टीचर्स के बीच में। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनको हम आपके सामने रखेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने पेज खुला होगा, लिखा है अधिसूचना। सभी को सूचित किया जाता है कि केवी संगठन की स्थानांतरण नीति 2023 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसे सभी संबंधित को ध्यानाकर्षण में लाया जाए। वार्षिक स्थानांतरण 2023 की कैलेंडर गतिविधियों को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। नोटिफिकेशन इंग्लिश में वही चीज़ लिखी है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट द केवी ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023। तो यहाँ पर हम नीचे फिर आते हैं, ये है ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ केवीएस। पार्ट वन में क्या चीज़ें हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन इन supersession of the existing transfer guidelines and orders on this subject and after extensive consultation with stakeholders hereby notifies the following transfer policy for the effective management and optimum utilization of human resources in KVS. This transfer policy shall be applicable to all transferable employees of KVS working in Kendriya Vidyalaya, Regional Office, ZIETs, KVS Headquarters and such other office institution which fall under the administrative jurisdiction of the KVS. This transfer policy shall take effect from the date of its notification and Article 71 of the Education Code of Kendriya Vidyalaya shall stand modified accordingly. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 71 ऑफ द एजुकेशन कोड फॉर केंद्रीय विद्यालय है, मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है, सभी लोग उसको पढ़ लें। उसी के अकॉर्डिंग केवीएस रन होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अलाउंसेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लीव प्रोविज़न्स हैं, क्या आपके जो भी हैं सारा कुछ उसमें दिया है। यूनिफॉर्म कोड क्या है, सब कुछ आपका उसमें दिया है। तो ये जो एजुकेशन कोड फॉर केंद्रीय विद्यालय है, सभी लोग इसको पूरा डिटेल में थॉरो स्टडी कर लें, देख लें इसको, क्योंकि अगर आपको केवीएस में रहना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए एक एक छोटी छोटी बात का। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इसको इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के जो भी उसमें पॉइंट्स हैं उनको अब मॉडिफाई किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो वही चीज़ें बताते हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही हो, स्टूडेंट्स के बीच में चीज़ें सही हो, तो उसी की बात करी है इसमें इन्होंने। अब हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे इनके टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने एक टर्म दिया एक्टिव स्टे। एक्टिव स्टे जैसे आगे बात करेंगे तो एक्टिव स्टे है क्या, कंटिन्यूअस सर्विस एट ए स्टेशन एज ऑन 1 जुलाई फॉर ऑल स्टेशंस एक्सक्लूडिंग द पीरियड्स ऑफ एब्सेंस। जैसे ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव स्टे है वो आपने कंटिन्यूअस सर्विस की हुई हो एक स्टेशन पे 1 जुलाई तक, मतलब अभी जो 1 जुलाई थी वहाँ तक वो काउंट किया जाएगा आपकी सर्विस फॉर ऑल स्टेशंस एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस। उसमें से एब्सेंस अगर आपका है कोई, आप एब्सेंट हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ लीव अदर देन मैटरनिटी
from duty exceeding 30 days or more at normal station and 45 days or more at hard, NER and priority station irrespective of cadre। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंटिन्यूस सर्विस है वो होनी चाहिए उस स्टेशन पे जहाँ पर आप हैं। मतलब अगर कहीं पर भी एक्टिव स्टे पॉइंट आता है तो एक्टिव स्टे का मतलब है जो भी आपका आगे दिया जाएगा, जहाँ पर भी आप जिस विद्यालय में हैं 1 जुलाई तक काउंट किया जाएगा वो। उसमें अगर आपने कोई छुट्टी ली है और छुट्टी कितने 30 दिन की, 30 दिन से कम है तब उसको अब्सेंस नहीं माना जाएगा। 30 दिन से ज़्यादा की कोई भी किसी भी तरीके की आपने छुट्टी ली है जो नॉर्मल स्टेशन पे, और 45 दिन की छुट्टी अगर आपने हार्ड NER या प्रायोरिटी स्टेशन पे अगर कोई छुट्टी ली है, इसमें मैटरनिटी लीव को छोड़ करके। मैटरनिटी लीव अगर किसी महिला ने ली है तब तो कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी छुट्टी जो 30 दिन या 45 दिन से ज़्यादा की है तो आप अब्सेंट माने जाएंगे, तो उस पीरियड को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब है। कमिश्नर तो पता ही है, कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कंट्रोलिंग ऑफिसर, इसमें प्रिंसिपल होता है या इंचार्ज प्रिंसिपल जो KV के हैं, डिप्यूटी कमिश्नर, ये सब होते हैं। डेथ ऑफ फैमिली पर्सन जिसको DFP आगे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे डेथ ऑफ फैमिली का मतलब क्या है? यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस, आपकी वाइफ या हस्बैंड, सन या डॉटर इन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स विद रेफरेंस टू 30 जून ऑफ द ईयर। अगर पिछले 2 सालों में से किसी की डेथ हुई है, मतलब आपका स्पाउस सन या डॉटर में से, तो ये आपको बेनिफिट DFP का मिलेगा। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट काउंट एक टर्म है। डिस्प्लेसमेंट काउंट का स्कोर ऑफ पॉइंट्स अलॉटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए स्टेशन एज पर पार्ट 1A क्लॉज 4A ऑफ दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी। डिस्प्लेसमेंट काउंट अभी हम बताएंगे। एम्प्लॉई मतलब जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको एम्प्लॉई बोला जाता है। हार्ड स्टेशन जो लिस्ट आई है उसमें हार्ड स्टेशन है। लेस दैन 3 ईयर्स टू रिटायर, तो उसको इन्होंने शॉर्ट दे दिया है LTR जहाँ पर भी टर्म आएगा आगे तो वो होगा जिनके पास 3 साल से कम का समय है रिटायरमेंट में, यानी वो 3 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। 3 साल से कम समय बाद ही वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरमेंट ड्यू विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स एज ऑन 30 जून ऑफ द ईयर। मान लो उनका आज के बाद 3 साल के अंदर उनका रिटायरमेंट है तो वो टर्म उनके लिए यूज किया जाएगा LTR। लोकेशन इसका कोई मतलब नहीं। मेडिकल ग्राउंड के लिए टर्म यूज करेंगे MDG। और मेडिकल ग्राउंड का क्या क्लॉज हैं उसमें देख लो। 1 or more of the medical condition as listed in Annexure 1 in respect of self, spouse, dependent son and daughter। तो ये 4 लोग इसमें कवर किए जाते हैं। अगर उनके कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो जो भी और वो भी कौन सी समस्याएं वो आपके Annexure 1 में आगे दी हैं तो उसमें हम देख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो KVS ही है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD है तो पता ही है। प्रायोरिटी स्टेशन जैसे KVS वेयर एवर द वैकेंसी इज़ अबव, जैसे प्रायोरिटी स्टेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं। KVS वेयर एवर द वैकेंसी इज़ अबव 50% फॉर 3 consecutive ईयर्स। जैसे कोई ऐसा KV है जहाँ पर 3 साल से 50% वैकेंसीज़ हैं जो भरी ही नहीं है। 3 साल से मतलब 3 साल कंटिन्यूस हो गए और 50% सीट्स खाली हैं वहाँ पर, तो उसको प्रायोरिटी स्टेशन बोला जाता है। विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी स्टेशन टू पोस्ट स्टाफ इन दीज KVs फॉर ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो ऐसा कोई स्टेशन है और जिसमें 50% स्टाफ 3 सालों से नहीं है तो वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप 5 साल तक वहाँ रहेंगे, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं होगा। On completion of the 5-year tenure at a priority station, employees shall be treated at par with those who have completed hard station tenure। फिर 5 साल अगर आप वहाँ रह लेते हो तो आपको उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे जितने की पॉइंट्स एक ऐसे एम्प्लॉई को मिलते हैं जो हार्ड स्टेशन पे है। मतलब समझ रहे हो, प्रायोरिटी स्टेशन पर भी अगर आपकी पोस्टिंग होती है। और प्रायोरिटी स्टेशन किसे कहते हैं? प्रायोरिटी स्टेशन बोलते हैं जहाँ पर 3 पिछले साल से 50% से ज़्यादा का स्टाफ नहीं है और वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ आप 5 साल से पहले रिलीव नहीं होंगे और 5 साल कंप्लीट करने पर आपको उतने ही पॉइंट्स मिल जाएंगे जितने कि एक हार्ड स्टेशन वाले को मिलते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद है रीज़न ZIT। बाकी रीज़न तो पता ही है कौन। सर्विस, सिंगल पेरेंट में एक चीज़ देख लेते हैं। ए KVS एम्प्लॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज हर स्पाउस और हैज़ बीन सेपरेटेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड हु हैज़ अटेंड पेरेंटहुड थ्रू कस्टडी फ्रॉम कोर्ट
सरोगेसी और लीगल अडॉप्शन। जैसे मान लो आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है या आप मतलब उनसे अलग हो चुके हैं, ऐसे कंडीशन में क्योंकि आप ही जो भी हैं सिंगल पेरेंट हैं, क्योंकि जब आप अलग हैं तो आप ही हैं, तो ऐसे में आपको सिंगल पेरेंट ट्रीट किया जाएगा। स्टेशन, टेन्योर जैसा कि आपको पता ही है एक पीरियड होता है। ट्रांसफ़र काउंट, वैकेंसी, तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स दिए थे, उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या समझा जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल में अगर बात करें तो वही चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द KVS आर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एट एनी टाइम as per the requirements of public service and in the interest of organization. The core focus will be to maintain the continuity of the teaching learning process in the larger interest of students. The approach of this policy is school and student centric with due regard to the principles of equity and transparency with its employees. ट्रांसफ़र काउंट सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ट्रांसफ़र कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट बाय द एम्प्लॉय, मतलब ये आपका अधिकार नहीं है। द चॉइस फॉर ट्रांसफर टू ए पर्टिकुलर स्टेशन आल्सो कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, अधिकार नहीं है आपका। फिर इन्होंने जो भी ट्रांसफ़र हुए थे उसकी डेट इन्होंने हर चीज़ की एलिजिबिलिटी की, स्टे की, सब डिसाइड करी थी 30 जून तक जो भी इन्होंने अपनी कंडीशंस लगाई हैं वो आपका फुलफ़िल होना चाहिए। फिर इसके बाद बाकी चीज़ें जो बताने वाली हैं वो हम इसमें बता देंगे, लिखा तो बहुत कुछ है। ट्रांसफ़र ये देख लीजिएगा थोड़ा, पॉइंट नंबर 5, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एन एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। आप तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब आपने टेन्योर कंप्लीट किया हो, एक्सेप्ट केसेस कवर्ड अंडर PWD, MDG, DFP, LTR। जैसे ये सारी चीज़ें हमने आपको ऊपर बताई थी। PWD कैंडिडेट को, मेडिकल ग्राउंड को, DFP को, LTR इनको छोड़ के, मतलब LTR रिटायरमेंट होता है, DFP भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे देख लीजिएगा, DFP डेथ ऑफ फैमिली पर्सन। तो अगर ऐसा कोई केस नहीं हुआ है तो आप टेन्योर से पहले, जो भी आपका टेन्योर है उससे पहले ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल एक्सेप्शंस इन केसेस में मिला हुआ है। फिर है यहाँ पर द टेन्योर ऑफ एन एम्प्लॉय एट नॉर्मल स्टेशन विल बी ऑफ 5 years। टेन्योर कितना होगा? 5 साल। नॉर्मल स्टेशन पे है तो 5 साल रहेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैडर चेंज में तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कैडर चेंज होने, मान लो प्रमोशन हो जाए, जैसे कि अभी आप TCT हैं और आपने LDC दिया, आपका प्रमोशन हो गया, PGT हो गया, तो उसमें तो दूसरी जगह आपको भेजा ही जाएगा, पोस्टिंग दूसरी जगह ही मिलेगी। तो वही कह रहे हैं, अगर आपका कैडर चेंज हुआ है तो उसको छोड़ के नॉर्मली आप एक स्टेशन पे 5 साल रहेंगे, और ये भी एक्सटेंडेबल टू 10 years इफ़ अदरवाइज नॉट डिस्प्लेस्ड। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो 10 साल तक यह टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड द टेन्योर इन हार्ड NER प्रायोरिटी स्टेशन, इन केस ऑफ हार्ड एंड NER स्टेशन द टेन्योर विल बी ऑफ 3 years। और अगर कोई हार्ड स्टेशन पे है या NER या हार्ड स्टेशन में है तो वहाँ पर कितना, 3 साल का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैडर ऑन अकाउंट ऑफ प्रमोशन। तो नॉर्मल स्टेशन पे आपका 5 साल है, हार्ड स्टेशन NER पर आपका 3 साल है टेन्योर, और 5 साल को 10 साल तक किया जा सकता है अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आता तो अलग चीज़ है, नहीं तो 5 साल आपको रहना नॉर्मल स्टेशन पे और 3 साल आपको हार्ड स्टेशन पे। फिर इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को देख लेते हैं। एम्प्लॉय हु इज़ ए केयर गिवर ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड चाइल्ड स्पाउस विल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन द रूटीन एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट। जैसे कि कोई अगर ऐसा एम्प्लॉय है जो डिपेंडेंट डिसेबल चाइल्ड या डिसेबल्ड स्पाउस है, उसका केयर गिवर है, तो उस पर थोड़ा सा इसको कंसीडर किया जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज अबव वुड बी एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड पर्सन विद डिसेबिलिटी
तो वो जो डिसेबिलिटी एक्ट है 1995, उसके अकॉर्डिंग अदर फर्दर अमेंडमेंट्स क्लैरिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर दिस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड एज डिफाइंड इन द प्रोविजंस ऑफ दीज गाइडलाइंस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। मतलब ऐसा कोई केस है तो उसमें आपको मतलब ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कंसिडर आपकी रिक्वेस्ट कर ली जाएगी। फिर उसके बाद है आपका द competent authority reserve the right to transfer retain an employee beyond the specified tenure depending on the administrative requirements and in the larger interest of KVS। बस यही एक लाइन है जो सारी चीज़ें, मतलब इतने ज़्यादा क्लॉज लगाने के बाद भी इन्होंने सीधे कह दिया है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये अधिकार है, वो जब तक चाहे आपको रख सकती है, जब चाहे आपको वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकती है उसको, अगर ऐसा लगता है। फिर है फर्दर रोटेशनल ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सेंसिटिव पोस्ट शैल बी गवर्न्ड बाय द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती जो इन सब चीज़ों को देख के भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मान लो आपको पनिशमेंट के तौर पे भेज दिया गया, कहीं दूसरी जगह आपने कुछ कर दिया, तो ऐसा मतलब चीज़ें वो बीच बीच में होती रहती हैं। एज़ फार एज पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉई और टू ए स्टेशन अंडर स्पाउस कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एलिजिबिलिटी स्टेशन सीनियरिटी एंड अप्लीकेबल पैरामीटर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि स्पाउस केस में तो डिपेंड करेगा, वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं आप, स्टेशन सीनियरिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है। स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इन नॉर्मल स्टेशन शैल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये एक बड़ी ही अद्भुत लाइन लिख दी है इन्होंने कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अभी जो जितने भी नए लोग हैं उनको इन्होंने सीधे सीधे लिख रखा 5 साल तक तो आप रहेंगे ही रहेंगे जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर इशूड टू एन एम्प्लॉय आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस शैल नॉट बी कैंसल्ड मॉडिफाइड। However, under extremely exceptional circumstances or under administrative exigencies, Commissioner KVS may take appropriate decision on case-to-case basis. Such transfer cannot be taken as precedent and cannot be claimed as a matter of right. मतलब वैसे तो ट्रांसफ़र हुआ, उसको कैंसिल मॉडिफाइड नहीं किया जाता, लेकिन अगर KVS के कमिश्नर को लगता है कि हाँ मतलब गलत ट्रांसफ़र हो गया किसी का या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें वो मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन उसको राइट के रूप में नहीं लिया जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन ली है, जो ट्रांसफ़र्स होंगे वो आपके इस पीरियड के बीच में नहीं होंगे। नो ट्रांसफ़र विल बी कंसिडर फ्रॉम नवंबर टू मार्च इन व्यू ऑफ फोकस एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट केसेस कवर्ड इन पॉइंट 3 ऑफ पार्ट 1A एंड 1B ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपका क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट 1A में जैसे कि इन्होंने दिया है, जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इन्होंने PGT, TGTs, PRTs, लाइब्रेरी, हेडमास्टर, इनको सबको कवर किया है। अब इसमें है क्या देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ट्रांसफ़र हैं वो ट्रांसफ़र ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, संगठन की ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफ़र जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे होते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से किए जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के देखा जाए तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। तो कह रहे हैं कि रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ टू अनदर स्कूल स्टेशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज। KVS shall carry out the process of redeployment of surplus staff in the beginning of the academic session। तो जो भी डिप्लॉयमेंट होगा आपका, जो सरप्लस टीचर हैं, अब लोग कहेंगे सरप्लस कैसे, तो सरप्लस का जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। मान लो कोई PGT टीचर है, PGT हिंदी से उसका सिलेक्शन कहीं हुआ है, मोस्टली साउथ में मान लो कहीं हो गया, लेकिन जिस सेशन में यानी जब उसका वहाँ पे गया वहाँ पे वैकेंसी थी वो, क्योंकि कुछ बच्चे 11-12 के उन्होंने हिंदी एज ए सब्जेक्ट लिया होगा, लेकिन बाद में वो उसकी पोस्टिंग वहाँ हो जाती है। फिर उसके बाद वो जो है वो एक सेशन कंप्लीट कर लेता है और वो बच्चे जो हिंदी लिए थे वो पास आउट हो जाते हैं। अब जो नया बैच आता है उसमें किसी के पास हिंदी नहीं है, 11-12 में कोई भी बच्चा हिंदी नहीं है। तो अब जब इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वैकेंसीज़ की, जब कोई बच्चा ही, कोई स्टूडेंट हिंदी नहीं लिए है, तो इट मीन्स वहाँ पर हिंदी PGT की पोस्ट है ही नहीं, क्योंकि पोस्ट जो क्रिएट होती स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट होती। अब वो टीचर जो गया था अब वो हो गया सरप्लस, तो ऐसी कंडीशन में सरप्लस होने पर उसको दूसरे विद्यालय में उसका
रीडिप्लॉयमेंट किया जाएगा। ऐसे ही जो मेन सब्जेक्ट से इतर जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये समस्या आती है। जैसे साउथ में हिंदी का बहुत बड़ा लोचा है, 11th-12th में बहुत कम बच्चे लेते हैं, और भी जैसे संस्कृत है 10th तक, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, तो इनमें भी सरप्लस टीचर घोषित होते रहते हैं, तो उनको उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, उनको दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। जैसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस स्टाफ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सरप्लस स्टाफ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं व्हेन ए पोस्ट इज डिक्लेयर्ड सरप्लस बाय द केवीएस फॉर ए पर्टिकुलर सेशन। किसी पर्टिकुलर सेशन में केवीएस में कोई भी पोस्ट अगर सरप्लस डिक्लेयर करी जाती है, an employee posted against that post will become access to the requirement or surplus in the particular KV, and such employee needs to be redeployed against a vacant post. The criteria for identification of surplus staff shall be as per decreasing order of the displacement counts of the employees at the school, station, region as per applicability. अब जैसे डिस्प्लेसमेंट काउंट्स मिलते हैं, अभी आगे हम डिस्प्लेसमेंट काउंट के पॉइंट होते हैं। जैसे ये काउंट का मतलब यहाँ पे पॉइंट हैं, तो उन पॉइंट के, और ये पॉइंट माइनस में होते हैं। माइनस में इसलिए जिसके समझो ज़्यादा नंबर हैं, जो माइनस में चला गया तो उसको नहीं करते हैं, मतलब हम अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे मेथड टू डिप्लॉय सरप्लस स्टाफ, इसमें है इंट्रा रीजनल डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। जैसे कि एक तो उसी रीजन में होता है, जैसे कि मान लो जो रीजन आपको, जैसे किसी को चेन्नई मिला या आपको दिल्ली मिल गया या आपको लखनऊ मिल गया, तो उसी रीजन के किसी केवी में कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे सीट पता चला नहीं है तो फिर किसी दूसरे आपको केवी में किसी दूसरे रीजन में भेजा जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि अगर उसी रीजन में है तो डिप्यूटी कमिश्नर करता है, और अगर उस रीजन के बाहर जा रहे हैं तो केवीएस हेडक्वार्टर करता है। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है। अब ट्रांसफ़र अंडर 42 हार्ड प्रायोरिटी एंड एनईआर, ये थोड़ा सा देखना है हमें। ट्रांसफ़र ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ who are below 40 years of age and have not served a tenure in these stations। जैसे कोई 40 साल की कम उम्र का है और उसने अभी तक हार्ड स्टेशन या प्रायोरिटी स्टेशन या एनईआर पे नहीं गया, उसने सर्विस नहीं की है वहाँ पर, तो इस कंडीशन में उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो केवीएस shall effect transfer of male employees who are below 40 years of age and have not served a tenure at hard NER and priority stations to fill the available vacancies in hard NER and priority station. These transfers shall be carried out during annual transfer process in the decreasing order of displacement count up to the optimum requirement of post vacancies in hard NER and priority stations। तो ये चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे भेजा जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो इसको हम देखते हैं। विलिंग फीमेल, अगर कोई महिला भी जाना चाहे तो उसको भी मतलब लिखा है विलिंग फीमेल एम्प्लॉयज शैल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर ट्रांसफर टू हार्ड एनईआर एंड प्रायोरिटी स्टेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एट द प्रेजेंट प्लेस। और टेन्योर कितना है मैंने बता दिया, 5 साल। 5 साल बाद अगर कोई महिला भी जाना चाहती है तो वो भी जा सकती है। अब दूसरा है ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स में टेन्योर ट्रांसफ़र एक होता है। टेन्योर ट्रांसफ़र में क्या, ट्रांसफ़र अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज। एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड टेन्योर एट नॉर्मल, जो भी टेन्योर है, जैसे नॉर्मल स्टेशन में 5 साल का, हार्ड स्टेशन में 3 साल का, और जिन्होंने 30 जून तक कंप्लीट किया था, तो ऐसे ही आपका अगर आएगा तो आपका भी 30 जून होगा। तो एंड मान लो उनके केसेस ऑफ DFP, MDG, LTR में भी कंसीडर फॉर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन डिज़ायर्ड स्टेशंस। जहाँ वो जाना चाहते हैं डिज़ायर्ड स्टेशंस, वहाँ पे वो जा सकते हैं। फिर है दूसरा है ट्रांसफ़र ऑन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस। मतलब डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, आपको वहाँ से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको भेज दिया गया। तो इसमें क्या है क्लॉज, एन एम्प्लॉई विद एट लीस्ट 5 years स्टे एट प्रेजेंट स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कैडर एंड हैविंग एट लीस्ट 10 डिस्प्लेसमेंट काउंट शैल बी लायबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट काउंट। जैसे कोई एम्प्लॉई है जिसने 5 साल अगर कंप्लीट कर लिया है और उसको कम से कम 10 अगर पॉइंट हैं उसके पास, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्लेसमेंट काउंट वो किए जाएंगे, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
फिर है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र शैल बी कंसीडर्ड टू एकोमोडेट एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर इन हार्ड एनईआर एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो इनको तो डिस्प्लेस ही किया जाता जिन्होंने 3 साल हार्ड एनईआर प्रायोरिटाइजेशन में काट लिए हैं, तो उनको भी जैसे इफ़ वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल एट द डिज़ायर्ड स्टेशन, जहाँ वो जाना चाहते हैं और वहाँ पर नहीं है, तो इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है कहीं दूसरी जगह। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र शैल बी कंसीडर्ड टू एकोमोडेट एम्प्लॉयज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यू। जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र तब भी होते हैं जैसे कोई पीडब्ल्यूडी है, एमडीजी है, डीएफपी है, एलटीआर है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इफ़ वैकेंसीज आर नॉट अवेलेबल एट द डिजायर्ड स्टेशन ड्यूरिंग द एनुअल ट्रांसफर प्रोसेस बाय डिस्प्लेसिंग दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ स्टे एट द डिजायर्ड स्टेशन। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र, मान लो अगर ये एम्प्लॉयज़ हैं जो इन कैटेगरी में आते हैं और इनके डिज़ायर्ड स्टेशन पे कोई वैकेंसी नहीं है, तो एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस के टाइम में ही इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो 10 years ऑफ स्टे है तो डिज़ायर्ड स्टेशन पे इन्होंने अगर काट लिया है, जैसे कि जहाँ ये चाहते हैं वहाँ 10 साल तक रह लिए हैं, तो भी इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ये केवी अपनी तरफ से करता है। फिर है एम्प्लॉयज़ हु हैव नॉट कंप्लीटेड टेन्योर और अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर इन प्रोग्रेस कंटेम्पलेटेड शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। जिसके अगेंस्ट कोई मैटर चल रहा है अनुशासनहीनता का, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं। अब ये टेन्योर जैसे इन्होंने चेंज किया है, इसी में इन्होंने झोल किया इस बार। जैसे इन्होंने डिप्यूटी कमिश्नर का कर दिया है 3 साल, एनईआर हार्ड में 3 साल, असिस्टेंट कमिश्नर का 3 साल और नॉर्मल में 5, प्रिंसिपल का एनईआर 3, 5, मतलब वही है, बाकी सब में 3-3 पहले था, सॉरी हार्ड सेशन एनईआर में 3-3 और यहाँ पे 5-5 कर दिया है। तो बस ये चीज़ें हैं, थोड़ी देखनी है हमें। तो पहले 3 था, अब इन्होंने 5 कर दिया है। मैक्सिमम 10 years स्टे इफ़ नॉट डिस्प्लेस्ड आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। और एक चीज़ इन्होंने दी है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टार लगाया है किसका, टीचर्स अप टू द पोस्ट ऑफ पीजीटीज़। तो जो टीचर्स हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि मैक्सिमम 10 years स्टे इफ़ नॉट डिस्प्लेस्ड आफ्टर 5 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। जैसे मान लो कोई टीचर है, 5 साल का टेन्योर भी उसने कंप्लीट कर लिया कहीं पर और अभी भी उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो वो उस विद्यालय में सिर्फ मैक्सिमम 10 साल तक रह सकता है, उसके बाद उसको डिस्प्लेस किया ही जाएगा वहाँ से। ठीक है, समझ गए ना, 10 साल बाद आप जाएंगे ही जाएंगे। 5 साल जैसे मान, ये किस कंडीशन में होता है, ये उन्हीं के लिए है जिसकी पोस्टिंग मान लो इनिशियली हो गई उसके घर में ही, तो वो क्यों बाहर जाना चाहेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने कर रखा है कि आप मैक्स 10 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद वो डिस्प्लेस करेंगे ही करेंगे आपको। फिर इट इज़ आल्सो कैटेगरिकली मेड क्लियर दैट टेन्योर सो प्रोवाइडेड अंडर दिस पॉलिसी शैल नॉट पुट एन एम्बार्गो ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। तो टेन्योर से पहले, मतलब टेन्योर तो 5 साल का, मोटा मोटा मान लो 5 साल आपको रहना है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं घर से दूर, फिर उसके बाद आप आ सकते हैं कहीं भी, और हार्ड स्टेशन पे है तो 3 साल, और अगर आप पहले से ही अपनी अच्छी जगह पे हैं जहाँ रहना चाहते हैं, तो वहाँ मैक्स 10 साल तक रह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिजेंसी, कमिश्नर केवीएस रिजर्व राइट टू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब जैसे कुछ केसेस में वो खुद ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे इफ़ हर स्टे हैज़ बिकम प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी लगता है उसको कि कुछ भेदभाव हो गया है किसी भी समय पे, कोई ऐसी, मतलब लोग बहुत सारे लांछन लगाते हैं ये चीज़ें, तो एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड अंडर दिस प्रोविजन शैल नॉट बी कंसीडर फॉर कमिंग बैक टू द सेम स्टेशन ऑन ट्रांसफर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years स्टे एट द न्यू स्टेशन। और तो वो 5 साल से पहले वापस उस स्टेशन पे नहीं आ सकता, ये भी इन्होंने कर दिया है। इफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सजेंसीज विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड टू द डिस्प्लेसमेंट काउंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज और है, कमिश्नर केवीएस रिजर्व द राइट टू ट्रांसफर एनी एम्प्लॉय ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट क्लियर वैकेंसीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस इन केस ऑफ transfer on spouse ground where both spouses are KV employee or one spouse is KV employee and in the other is a central government defense employee, central PSU or central autonomous bodies, state government employee, and the tenure of the KV employee has not been completed but the state station is more than 3 years। तो 3 साल मतलब इसमें भी है।
कि 3 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है स्पाउस केस में, लेकिन उससे पहले नहीं। पहले हो जाता था, 1 साल में ही लोग आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर 3 साल कर दिया है। ट्रांसफ़र इन रिस्पेक्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी केयर गिवर फॉर पीडब्ल्यूडी स्पाउस सन डॉटर एलटीआर, जो भी बात करी थी रिटायरमेंट वाला, तो उसमें भी कर देते हैं ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ड्यू टू पर्सनल एक्सीजेंसी, मतलब डेथ ऑफ फैमिली पर्सन, डीएफपी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसमें भी ट्रांसफ़र अगर वो कमिश्नर चाहे तो हो जाएगा। एमडीजी ऑफ एम्प्लॉय, उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये कुछ सब क्लॉज हैं। फिर है इसमें द एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव विल बी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, हाउएवर दिस कंडीशन शैल नॉट बी applicable in the cases of those employees whose cases are covered under death of family person and medical ground। तो ये चीज़ें इसमें दी इन्होंने। फिर अब ये हैं फैक्टर्स देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट काउंट, मेन चीज़ यही है। डिस्प्लेसमेंट काउंट में क्या है कि स्टे एट ए स्टेशन एज ऑन 30 जून इन कंप्लीट ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ कैडर क्लैरिफिकेशन, पीरियड ऑफ अब्सेंस ऑन एनी काउंट शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर दिस पर्पस। इसमें जो है आपका अगर मतलब अब्सेंस भी हैं आप, तो वो भी काउंट किया जाएगा। फिर है इफ़ एन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ये चीज़ थोड़ा देखते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी ट्रांसफ़र हुआ, रिटर्न टू द स्टेशन ए ऑन रिक्वेस्ट विदाउट कंप्लीटिंग 3 years ऑफ स्टे एट स्टेशन बी, देन द पीरियड ऑफ स्टे एट स्टेशन ए विल बी कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड एट स्टेशन ए प्रायर टू दिस पोस्टिंग एट बी एंड द नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड आफ्टर हिज रिटर्न टू स्टेशन ए टेकन टुगेदर। जैसे इसमें मान लो कोई ए से बी जाता है और फिर वो बी से ए वापस आ जाता है, तो उसका टेन्योर सिर्फ ए वाला ही गिना जाएगा, मतलब वो जहाँ पे करके आया वो नहीं गिना जाएगा। जैसे लिखा है इन्होंने, इफ़ एन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, मान लो उसका स्टेशन ए से बी में ट्रांसफ़र हो गया, फिर स्टेशन ए में आ जाता है ऑन रिक्वेस्ट विदाउट कंप्लीटिंग 3 years, मतलब 3 साल वहाँ बिना कंप्लीट किए वो अगर आ जाता है ऑफ स्टे एट स्टेशन बी, देन द पीरियड ऑफ स्टे एट स्टेशन ए विल बी कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड एट स्टेशन ए प्रायर टू हिज पोस्टिंग एट बी। तो बी से पहले जो उसकी पोस्टिंग ए पे थी वो गिना जाएगा, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड आफ्टर हिज रिटर्न टू स्टेशन ए टेकन टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो बी में अगर उसने 3 साल नहीं कंप्लीट किए तो टेन्योर उसका ए वाला ही गिना जाएगा, पहले का और इधर वाला। तो इसके लिए क्या है, +2 मिलते हैं पॉइंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। 1 साल के लिए 2 पॉइंट्स मिलते हैं, +2 लिखा है। फिर है वेदर द एम्प्लॉय बिलो 40 years एज ऑन 30 जून ऑफ द ईयर हैज़ कंप्लीटेड 1 tenure एट हार्ड एंड नियर प्रायोरिटी स्टेशन ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। तो ये वाई एन मतलब इसमें वाई और एन जो है आपको लिखना पड़ेगा। PWD एम्प्लॉयज़ 0.20, मतलब ये माइनस में है तुम्हारा, कितना माइनस में, मतलब आपके -20 हैं, तो डिस्प्लेसमेंट काउंट जो प्लस में होंगे तभी होता है, माइनस में अगर चलेगा तो नहीं होगा। फिर है मेडिकल ग्राउंड, आपका MDG या डेथ ऑफ फैमिली पर्सन या ऐसी कोई चीज़ है तो -14 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर लेस दैन 3 years टू रिटायर, अगर 3 साल बचे हैं तो -6 मिलेंगे। फिर स्पाउस इफ़ ए KVS एम्प्लॉय पोस्टेड तो -10 मिलेंगे। मान लो आपकी स्पाउस अगर KVS में है -10 पॉइंट मिलेंगे। स्पाउस इफ़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी तो आपको 8 मिलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद स्पाउस इफ़ ए स्टेट गवर्नमेंट 6 मिलेंगे, वो भी माइनस में। सिंगल पेरेंट में -12 मिलेंगे। वुमेन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9, जैसे ऊपर के जिनमें वो कवर नहीं है तो उनको -4 मिलेंगे, मतलब वुमेन को भी मिलते हैं कितने, 4 मिलते हैं माइनस के। फिर मेंबर ऑफ रिकग्नाइज एसोसिएशन ऑफ KVS, जैसे इसमें एक संगठन है बहुत सारे आपके प्रगतिशील संगठन, ये बहुत सारे संगठन होते हैं, एकता वगैरह, ये तो उसके -6 मिलते हैं। तो ये जो है आपके डिस्प्लेसमेंट काउंट है वो भी माइनस के। तो अब जो माइनस में है तो उसको डिस्प्लेस, जो जैसे ज़्यादा माइनस में है, जैसे -20 है PWD एम्प्लॉय, तो इसका इतनी जल्दी नहीं होगा इसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि -20 में है ये, तो ऐसे करके ये करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। फिर है रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग, मान लो किसी के पॉइंट सेम हैं, तो इन केस ऑफ टाई बिटवीन मेल एंड फीमेल देन मेल एम्प्लॉय वुड बी डिस्प्लेस। मान लो मेल एंड फीमेल के बीच में अगर टाई हो गया तो मेल को डिस्प्लेस किया जाएगा,
मान लो इन केस ऑफ टाई बिटवीन सेम जेंडर सेम है, यानी मेल मेल है और फीमेल फीमेल, देन एन एम्प्लॉय हु इज स्टेशन सीनियर वुड बी डिस्प्लेस्ड। तो जो स्टेशन सीनियर है उसको डिस्प्लेस किया जाएगा पहले। मान लो इफ़ स्टेशन सीनियरिटी आल्सो कोइंसाइड्स, मतलब स्टेशन सीनियरिटी भी सेम है दो टीचर के बीच में, देन एन एम्प्लॉय हु इज़ यंगर इन एज वुड बी डिस्प्लेस्ड। तो जो छोटा है फिर उसको किया जाएगा जो उम्र में। फिर है इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ एलिजिबल फॉर मोर देन वन डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड अंडर सीरियल नंबर 3 to 11 अबव, देन द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स फॉर द ग्राउंड्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स ओनली 1। मतलब तो उसमें मान लो अगर आप किसी दोनों कैटेगरी, आपका स्पाउस भी है, PWD भी है, या MDG भी है, या ऐसा कोई पॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा आपके कुछ उसमें क्लॉज इनमें से बन रहे हैं। जैसे आप मान लो इसमें भी आते हो, ये भी क्लॉज है आपका, ये भी क्लॉज है, तो इसमें एक कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि 14 और 10 ये प्लस करके 24 कर लिए जाएंगे। आपका मैक्सिमम 14 है तो उसको लिया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद अब ये उधर माइनस में था सारा, अब यही सारी चीज़ें प्लस में हैं। किस में? ट्रांसफ़र काउंट में सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ प्लस में आप आगे हो जाते हो। जैसे कि ट्रांसफ़र के केस में, ट्रांसफ़र अगर लेना मतलब वहाँ पे माइनस का मतलब है कि जितने ज़्यादा आपके नंबर माइनस में हैं तो आपके डिस्प्लेसमेंट के कम चांसेस हैं। मतलब ऐसे समझिए, मतलब माइनस में अगर आप हैं तो कम चांसेस हैं। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें कि जितने प्लस में हैं सेम पॉइंट्स हैं सारे, जैसे देख सकते हैं इसके 2 हैं, इसके 40 हैं, 30 हैं, ये मेडिकल ग्राउंड के 35 हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट के जैसे 25 हैं, सिंगल पेरेंट के 20 हैं, आपके स्पाउस 15 हैं अगर KVS में है, बाकी इसमें 12 हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट PSU जो भी होता है तो उसमें 12 हैं। स्पाउस अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपके 10 पॉइंट हैं। वुमेन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड उसको 8 पॉइंट मिलेंगे, मेंबर्स को 6 पॉइंट मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, ये जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसको ही प्रायोरिटी मिल जाती है। देखिए हार्ड स्टेशन के कितने हैं? 30। हार्ड स्टेशन के 30 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें भी रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग में है। इन केस ऑफ टाई बिटवीन मेल एंड फीमेल देन वुमेन एम्प्लॉय वुड बी ट्रांसफर्ड। वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर थी। तो ये आपके मतलब हैं। इसके बाद कैलेंडर दिया होगा टीचर्स के लिए, यही है। बाकी ये प्रिंसिपल वगैरह के लिए हैं तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसको ज़रा सम अप करते हैं हम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब आपका टेन्योर हो गया 5 साल नॉर्मल स्टेशन पे, हार्ड स्टेशन पे 3 साल हो गया। पहले क्या होता था, स्पाउस केस है, उस केस में भी आप 1 साल बाद या बीच में भी स्पाउस केस के फॉर्म आते थे, उसमें आप घर आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, 3 साल उसमें भी इन्होंने लगा दिया। तो ये चीज़ें हैं मेन ट्रांसफ़र की, कब हम ट्रांसफ़र लेकर आ सकते हैं। उसके बाद भी ट्रांसफ़र अगर आपका हो भी गया, होने के बाद मान लो आप अपने डिज़ायर्ड स्टेशन पे आ गए, उसके बाद भी इनका कहना है कि 10 साल से ऊपर आप वहाँ भी नहीं रुक सकते। वैसे तो 5 है, 5 साल तक रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो रुकना तो 10 साल मैक्स आप रुक सकते हो। उसके बाद भी आपका डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। आई होप समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा।